Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel. And guys, आज के अपने सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए मिसलेनियस क्वेश्चन, मतलब डिफरेंट यूनिट्स के क्वेश्चंस यहाँ पर मिक्स होंगे, किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट से क्वेश्चंस नहीं हैं। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है आपके एग्ज़ाम को देखते हुए, तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि होपफुली जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको मोस्टली ऐसा होता है कि उन्हीं क्वेश्चंस की बेसिस पे आपको अपने क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन एंड देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर आवर सेशन इज A shift in attitude in respondents between 2 points during data collection is called। जब आप डेटा कलेक्शन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर 2 पॉइंट्स के बीच में जो शिफ्ट एटीट्यूड होता है रिस्पोंडेंट्स में उसको क्या कहा जाता है? उसको रिएक्टिव इफेक्ट कहते हैं, उसको मैचुरेशन इफेक्ट कहते हैं, उसको रिग्रेशन इफेक्ट कहते हैं या फिर उसको कंडीशनिंग इफेक्ट कहते हैं। डेटा संग्रह के दौरान 2 बिंदुओं के बीच उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण में बदलाव को क्या कहा जाता है? प्रतिक्रियाशील प्रभाव कहा जाता है, परिपक्वता प्रभाव, प्रतिगमन प्रभाव या फिर कंडीशनरिंग प्रभाव। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं प्रतिगमन प्रभाव, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिग्रेशन इफेक्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। The time frame in which a study explores a situation or problem is also called the। यानी कि हम यहाँ पर बता रहे हैं कि एक जो टाइम पीरियड होता है, एक जो टाइम फ्रेम होता है जिसमें कि स्टडी एक्सप्लोर करती है एक सिचुएशन को, एक प्रॉब्लम को, तो उसको क्या कहा जाता है? उस टाइम फ्रेम को आप रेफरेंस पीरियड कहते हैं, आप एज कहते हैं, आप लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं या फिर आप रेट्रोस्पेक्टिव टाइम कहते हैं उसको। तो समय सीमा जिसमें एक अध्ययन किसी स्थिति या समस्या की पड़ताल करता है उसे क्या कहा जाता है? संदर्भ अवधि, आयु, देशांतर और नाल या फिर पूर्वव्यापी समय। तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है संदर्भ अवधि यानी कि रेफरेंस पीरियड। क्या कहा जाता है? संदर्भ अवधि कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेफरेंस पीरियड। क्लियर है? Next, the major characteristics of correlation analysis is to seek out option A difference among variables, variation among variables, association among variables या फिर regression among variables। सहसंबंध विश्लेषण की प्रमुख विशेषता खोज करना है, चर के बीच अंतर, चर के बीच भिन्नता या फिर चर के बीच संबंध या फिर चरों के बीच प्रतिगमन। तो क्या कहा जाता है यहाँ पर? जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस सीक आउट, तो वो है आपका एसोसिएशन अमंग वेरिएबल, यानी कि चर के बीच यहाँ पर क्या है? तो चर के बीच यहाँ आपको देखने को मिलेगा संबंध। क्लियर? Next, which of the learner characteristics will influence his/her perspective in a course of study? Learner's commitment, parents' interest in the learner, prior knowledge of the learner, skill of the learner in the concerned area, family size of the learner, socio-economic background of the family to which the learner belongs। तो यहाँ से आपको करेक्ट कोड जो है वो चूज़ करना है। हिंदी में भी देखेंगे कि शिक्षार्थी की कौन सी विशेषता अध्ययन के दौरान उसके परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करेगी। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो अध्ययन के समय उसके परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करेंगी? तो कौन कौन सी करेंगी? एक तो शिक्षार्थी की प्रतिबद्धता करेगी, ठीक है। दूसरा कौन सी है? तो दूसरा करेगी माता पिता शिक्षार्थी में रुचि रखते हैं, इसमें कुछ नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका
यहाँ पर ये बार बार हो रहा है। शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान, ये जो है ये इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान इफेक्ट डालेगा और संबंधित क्षेत्र में शिक्षार्थी का कौशल इफेक्ट डालेगा। बाकी शिक्षार्थी के परिवार का आकार कैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिस परिवार में शिक्षार्थी संबंधित है उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, कैसी है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर भी हम देखेंगे लर्नर की कमिटमेंट, तो लर्नर की कमिटमेंट बिल्कुल आप कमिटमेंट करेंगे। दूसरा, पेरेंट्स का इंटरेस्ट कोई वैल्यू नहीं रखता यहाँ। प्रायर नॉलेज लर्नर की देखी जाती है। दूसरा, लर्नर की स्किल देखी जाती है कंसर्न एरिया में। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन के साथ। तो देखिए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, और ये आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज the performance of a student is compared with another student in which type of testing। किस टाइप की टेस्टिंग में किसी भी एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, समेटिव टेस्टिंग या फिर नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। तो किस प्रकार के परीक्षण में एक छात्र के प्रदर्शन की तुलना दूसरे छात्र से की जाती है? मानदंड संदर्भित परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, योगात्मक परीक्षण, सामान्य संदर्भित परीक्षण। तो किसमें की जाती है? तो यहाँ पर ये किया जाता है आपके सामान्य संदर्भित परीक्षण में, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। क्लियर है? CED। नेक्स्ट, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज, आपको यहाँ पर लिस्ट दी है, उनमें से आपको उनका पता लगाना है विच आर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, डायमेंशनल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करने उससे पहले हम हिंदी देख लेते हैं। अरे यहाँ पर हिंदी चलिए इसका नहीं पाया, तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही बता देते हैं कि वही है कि आपने जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, डायमेंशनल सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग, क्लस्टर, कोटा और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है, तो इन सैम्पलिंग में से आपको उन सैम्पलिंग को आइडेंटिफाई करना है जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा आता है नॉन प्रोबेबिलिटी में? तो आता है डायमेंशनल सैम्पलिंग आती है आपकी, दूसरा स्नोबॉल सैम्पलिंग आती है, तीसरा कोटा सैम्पलिंग आती है, जबकि क्लस्टर, स्ट्रैटिफाइड और रैंडम सैम्पलिंग जो है वो आपके प्रोबेबिलिटी प्रोसीजर के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर हमारा ये जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ के साथ जाएगा, और ये हमें देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर 4 में। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच अ रिसर्च इज कंडक्टेड इज कॉल्ड। जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है जिसमें कि किसी रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? सिनॉप्सिस रिसर्च कहते हैं, या फिर डिज़ाइन रिसर्च कहते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं, या फिर रिसर्च पैराडिग्म कहते हैं। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर हिंदी में भी देख लेंगे, वैचारिक ढांचा जिसमें शोध किया जाता है उसको क्या कहते हैं? शोध का सारांश, अनुसंधान डिज़ाइन, अनुसंधान परिकल्पना या फिर अनुसंधान प्रतिमान। तो उसको कहा जाता है अनुसंधान प्रतिमान, रिसर्च पैराडिग्म। क्लियर? Which of the following is an example of maximum performance test? मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट का कौन सा एग्जाम्पल है? पर्सनैलिटी टेस्ट है, प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, या फिर इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड स्किल्स। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण का उदाहरण है? व्यक्तित्व परीक्षण, प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण, योग्यता परीक्षण या फिर रुचि और दृष्टिकोण के पैमाने। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? योग्यता परीक्षण के साथ जाएगा, यानी कि कहेंगे इसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट,
Which one of the strategies in the list given below will be associated with direct teaching? यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रेटजीज दी हुई हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो एसोसिएट करती हैं डायरेक्ट टीचिंग से. प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन, प्रमोटिंग इंक्वायरी, फोकसिंग ऑन कंसेप्ट्स, गिविंग रिव्यू एंड रिकैपिटुलेशन, ओरिंग प्रैक्टिस एंड फीडबैक, एंड प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. हिंदी में देखेंगे, नीचे दी गई सूची में से कौन सी रणनीति प्रत्यक्ष शिक्षण से जुड़ी होगी? उदाहरण और स्पष्टीकरण प्रदान करना, पूछताछ को बढ़ावा देना, अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, समीक्षा और पुनर्कथन देना, अभ्यास और प्रतिक्रिया देना, समस्या उठाना और समस्या समाधान. तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद, देखिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उदाहरण और स्पष्टीकरण प्रदान करना होता है. यही आपके रणनीति प्रत्यक्ष शिक्षण से जुड़ा है. क्या? उदाहरण और स्पष्टीकरण प्रदान करना. दूसरे नंबर पर है समीक्षा और पुनर्कथन देना, और फिर आपका आता है अभ्यास और प्रतिक्रिया देना. ऐसे ही इंग्लिश में भी देखेंगे. इंग्लिश में क्या आएगा? फर्स्ट पे आएगा आपका प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन. ये फर्स्ट है, प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन. दूसरा आप इसमें फोकसिंग ऑन कंसेप्ट्स एंड गिविंग रिव्यू एंड रिकैपिटुलेशन. क्लियर है? ओरिंग प्रैक्टिस एंड फीडबैक नहीं होगा, सॉरी, ये होगा गिविंग रिव्यू एंड समीक्षा और पुनर्कथन देना. क्लियर? सॉरी. और अभ्यास और प्रतिक्रिया भी दिया जाएगा. ओरिंग प्रैक्टिस एंड फीडबैक, ठीक है. ये आपका ये फोकसिंग ऑन कंसेप्ट नहीं होगा. तो यहाँ नंबरिंग गलत हुई है आई थिंक. हाँ, सेकंड थर्ड की वजह से नंबरिंग गलत हुई है. बाकी यही स्टेटमेंट सही है. आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ. फिर से एक बार बता देती हूँ मैं, स्टेटमेंट पे गड़बड़ की नंबरिंग गलत है यहाँ. प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन, ये दूसरा गिविंग रिव्यू एंड रिकैपिटुलेशन एंड ओरिंग प्रैक्टिस एंड फीडबैक. क्लियर? आगे बढ़ेंगे. फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चंस विच आर कॉल्ड प्रोसेस rather than content based question. यहाँ पर से आपको ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है जो कि प्रोसेस कहलाते हैं rather than content based question. कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, फैक्ट बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड एंड क्वेश्चनियर हो गया ये आपका क्लोज क्वेश्चंस. तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे डाइवर्जेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, एक तो ये हो गए आपके, दूसरा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, और आपका क्वेश्चनियर हो गया. क्वेश्चंस ये वैसे ओपन क्वेश्चंस नहीं है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे. ऐसे क्लोज क्वेश्चंस हैं, ऐसे यहाँ पर ही गलत हो गया है. ये आपका ओपन एंडेड होगा, ओपन क्वेश्चंस. क्लियर? हिंदी में देखेंगे. नीचे दी गई सूची में उन प्रश्नों की पहचान करें जिन्हें सामग्री आधारित प्रश्नों के बजाय प्रक्रिया कहा जाता है. तो ये प्रक्रिया किसको कहा जाता है? तो एक तो ये कहा जाता है आपके अपसारी प्रश्न, ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया है. डाइवर्जेंट जो प्रश्न है वो आपके अपसारी होते हैं. तो अपसारी प्रश्न को, दूसरा भिन्न प्रश्न ही होंगे, यहाँ पर होगा अपसारी प्रश्न. फिर तथ्य आधारित प्रश्न होंगे और खुले प्रश्न होंगे. देखिए बिल्कुल ओपन क्वेश्चंस वहाँ पे मैंने लिखा था, तो खुले प्रश्न. तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ के साथ, और ये है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ में. क्लियर? अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो पैसेज पर बेस्ड हैं. तो हम पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे? क्वेश्चंस को रीड कर लेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, उसका पैसेज रीड करके फटाफट आंसर मार्क करेंगे. तो चलिए पहले क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं टाइम बचाने का. यही अच्छा तरीका है जब आप पैसेज सॉल्व करते हैं. द टाइम साइकिल्स ऑफ द सिस्टम ऑफ नेचर फॉलो देयर ओन पाथ, रिदम, प्रोसेस एंड साइकिल. प्रकृति की व्यवस्था के समय चक्र अपने आप को पालन करते हैं, पथ, ताल, प्रक्रिया और साइकिल.
The view seen by passenger looking out of the window of an aircraft will be affected by the process, pattern, scale या फिर rhythm। एक यात्री द्वारा एक विमान की खिड़की से बाहर देखा गया दृश्य से प्रभावित होगा, प्रक्रिया से, पैटर्न से, पैमाना से या फिर ताल से। Physical geographic studies the result of the interaction between man and nature in order to understand global climate change, study the impact of man's activities on nature, address the issue of global climate change, reduce man-animal conflict। तो भौतिक भूगोल मनुष्य और प्रकृति के बीच परस्पर क्रिया के परिणामों का अध्ययन करता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए, प्रकृति पर मनुष्य की गतिविधियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को संबोधित करने के लिए या फिर मनुष्य पशु संघर्ष को कम करने के लिए। 14th क्वेश्चन है, ज्योग्राफी पैटर्न स्टडीज द वेरिएशन ऑब्जर्व्ड इन अ phenomena at a particular scale, any scale, every scale या फिर most scale। भूगोल में पैटर्न किसी परिघटना में देखी गई भिन्नता का अध्ययन करता है, एक विशेष पैमाना, कोई पैमाना, हर पैमाना या अधिकांश तराजू। क्वेश्चन नंबर 15 है, the alignment of landmass with other elements can be seen by a passenger on a flight on a global scale, continental scale, local scale या फिर time scale। तो अन्य तत्वों के साथ भूमाफिया के संरेखण को एक यात्री द्वारा एक उड़ान पर देखा जा सकता है, वैश्विक पैमाना, महाद्वीपीय पैमाना, स्थानीय पैमाना या फिर समय का पैमाना। जल्दी से पैसेज रीड करेंगे, आप भी रीड करिएगा, मैं भी रीड करूंगी, ठीक है, और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे वरना बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। Geography seeks to understand the physical and human organization of the surface of the earth. In the field of geography, interrelated themes are frequently seen. These are scale, pattern and process। ठीक है, स्केल इज डिफाइंड एज द लेवल ऑफ स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन एट विच अ फेनोमेनन इज स्टडीड। पैटर्न इज डिफाइंड एज द वेरिएशन ऑब्जर्व्ड इन अ फेनोमेनन स्टडी एट अ पर्टिकुलर स्केल। द थर्ड थीम प्रोसेस फर्दर कनेक्ट्स द फर्स्ट टू। Process is defined as a description of how the factors that act a phenomena act to predict a pattern at a particular scale. For instance, when a passenger on an aircraft looks out of the window, याद रखा क्वेश्चन आया था, the view changes according to the scale. At the global scale, when the aircraft maintains its height, he can see the chunks of clouds in all their pattern, the sun or the moon as per the time. When the aircraft loses a little height, passenger can see the land and water masses in the divergent colors and the shape of land masses. At the continental scale, the passenger can see the shapes of the land features and how they are distributed. The pattern emerges as the variation of land and water and the proportion of each. Looking carefully, passengers can note how each landmass aligns with the others and how each mountain wears the sign of the process through which it emerged. The process in a geography change in a regular and repetitive manner. One instance of this is the best annual solar cycle of the sun and the earth. Most systems in nature display time cycles that are organized in a rhythm of their own, as these time cycles and natural processes are always active. The environment of the earth is always in a state of dynamism. The environmental change is not only the result of natural process but also the result of human activity. Physical geography works towards understanding the interaction between man and nature and also the result of this interaction in order to manage global climate change better. तो भूगोल पृथ्वी की सतह के भौतिक और मानवीय संगठन को समझने का प्रयास करता है। भूगोल के क्षेत्र में अंतर संबंधित विषय बहुधा देखे जाते हैं। ये स्केल, पैटर्न और प्रोसेस हैं। स्केल को संगठन पर संरचना के स्तर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर एक घटना का अध्ययन किया जाता है। पैटर्न को एक विशेष पैमाने पर अध्ययन की गई घटना में देखी गई भिन्नता के रूप में परिभाषित किया गया है। तीसरा विषय प्रक्रिया आगे पहले दो को जोड़ता है। प्रक्रिया को इस विवरण के रूप में परिभाषित किया जाता है कि कैसे कारक जो एक घटना को प्रभावित करते हैं एक विशेष पैमाने पर एक पैटर्न को उत्पाद करने के लिए कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, जब विमान में कोई यात्री खिड़की से बाहर देखता है तो पैमाने के अनुसार दृश्य बदल जाता है। वैश्विक स्तर पर जब विमान अपनी ऊंचाई बनाए रखता है तो वह सभी में बादलों के टुकड़े देखे जा सकते हैं और पैटर्न सूर्य, चंद्रमा,
समय के अनुसार होते हैं। जब विमान थोड़ी ऊंचाई खो देता है यानी थोड़ी नीचाई पर आ जाता है तो यात्री भूमि और पानी के द्रव्यमान को उनके अलग अलग रंगों और भूमि के आकार में देख सकते हैं। महाद्वीपीय पैमाने पर यात्री भूमि की विशेषताओं के आकार और उन्हें कैसे वितरित किया जाता है देख सकते हैं। पैटर्न भूमि और पानी की भिन्नता और प्रत्येक के अनुपात के रूप में उभरता है। ध्यान से देखने पर यात्री यह नोट कर सकते हैं कि कैसे प्रत्येक भूमि द्रव्यमान दूसरों के साथ संरेखित होता है और कैसे प्रत्येक पर्वत उस प्रक्रिया के संकेतों को धारण करता है जिसके माध्यम से वह उभरा है। भूगोल में प्रक्रियाएं नियमित और दोहरावदार तरीके से बदलती हैं। इसका एक उदाहरण सूर्य और पृथ्वी का वार्षिक सौर चक्र है। प्रकृति में अधिकांश प्रणालियां समय चक्र प्रदर्शित करती हैं जो अपनी स्वयं की लय में व्यवस्थित होती हैं क्योंकि ये समय चक्र और प्राकृतिक प्रक्रियाएं हमेशा सक्रिय रहती हैं। पृथ्वी का वातावरण हमेशा गतिशीलता की स्थिति में रहता है। यह पर्यावरण परिवर्तन न केवल प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है बल्कि मानवीय गतिविधियों का भी परिणाम है। भौतिक भूगोल वैश्विक जलवायु परिवर्तन को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए मनुष्य और प्रकृति के बीच की बातचीत और इस बातचीत के परिणामों को समझने की दिशा में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 11 इज द टाइम साइकिल्स ऑफ द सिस्टम ऑफ नेचर फॉलो देयर ओन। तो टाइम साइकिल जो है नेचर ऑफ सिस्टम की वो क्या फॉलो करती है, तो वो फॉलो करती है आपका रिदम। हिंदी में प्रकृति की व्यवस्था के समय चक्र अपने आप का पालन करते हैं कैसे, ताल यानी रिदम। द व्यू सीन बाय अ पैसेंजर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ एन एयरक्राफ्ट विल बी अफेक्टेड बाय, क्या था, हमने वही देखा था, स्केल था। तो एक यात्री द्वारा एक विमान की खिड़की से बाहर देखा गया दृश्य किससे प्रभावित होगा, तो वो पैमाने से प्रभावित होगा। फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड नेचर इन ऑर्डर टू एड्रेस द इशू ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो भौतिक भूगोल मनुष्य और प्रकृति के बीच परस्पर क्रिया के परिणामों का अध्ययन करता है वैश्विक जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को संबोधित करने के लिए। देखिए एज इट इज लिखा हुआ था। इन ज्योग्राफी पैटर्न स्टडीज द वेरिएशन ऑब्जर्व्ड इन अ फेनोमेना एट। तो यहाँ पर क्या है, हिंदी में भी देखेंगे, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या है, या पर्टिकुलर स्केल। भूगोल में पैटर्न किसी परिघटना में देखी गई भिन्नता का अध्ययन करता है एक विशेष पैमाना। और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे सेशन का, इट इज द अलाइनमेंट ऑफ लैंड मास विद अदर एलिमेंट्स कैन बी सीन बाय अ पैसेंजर ऑन अ फ्लाइट ऑन ए कॉन्टिनेंटल स्केल। अन्य तत्वों के साथ भूमाफिया के संरेखण को एक यात्री द्वारा एक उड़ान पर देखा जा सकता है, तो ये कहाँ, महाद्वीपीय पैमाने पे। क्लियर। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। बाकी इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।